ओके, तो देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये था कि अगर हमारे पास एक सैंपल है जिसमें ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो उन सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर मैं काफ़ी सारी एनर्जी की या डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस को इन एटम के सैंपल के ऊपर गिराऊं, तो ऐसा देखा गया कि कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ के फोटॉन्स, यानी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं एटम के द्वारा। ठीक है, तो एटम कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसे एक्सप्लेन किया गया इस तरह से कि इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अगर लाने वाला फोटोन दो एक्साइटेड स्टेट्स, बेसिकली दो एनर्जी लेवल्स के बीच के एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी लेकर अगर आया है, तो वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांजिशन कर लेता है किसके अंदर, हायर एनर्जी लेवल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन उसकी अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई है। ठीक है ना। हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट के अंदर लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड्स तक रह पाता है और उसके बाद वापस वो नीचे आ जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के लिए तो सिर्फ ये समझना है कि अगर दो ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी गैप के इक्वल एग्जैक्ट एनर्जी लेकर अगर कोई फोटोन आता है, तो इलेक्ट्रॉन उसे एब्जॉर्ब कर कर एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। बात समझ आई? ठीक है ना। तो ऐसे में जो वेवलेंथ मिसिंग हो जाती है फोटोन की, जो एनर्जी वाले फोटॉन्स मिसिंग हो जाते हैं, उन्हें हम कह देते हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं? ठीक है। तो ये एनर्जी लेवल की गैप आपको याद रखना होता है, एनर्जी लेवल आपको याद रखना होता है। तो यहाँ एक टर्म हमने देखी थी, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन सिंपली क्या है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाने के प्रोसेस को आप एक्साइटेशन कहते हो। जिस नए ऑर्बिट के अंदर हम जाते हैं उसे हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। इसीलिए n = 2 यानी सेकेंड बोर्स ऑर्बिट कहलाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि वो पहला स्टेट है जहां कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आ सकता है। ठीक। और जो एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है अपने एक्साइटेशन के दौरान, वो कहलाती है एक्साइटेशन एनर्जी। चलो, तो ये सारी चीजें क्लियर है सबको? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा। अगर हमसे पूछा जाए, कैलकुलेट कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी calculate the minimum excitation energy calculate the minimum excitation energy of the electron in ground state of helium plus। ठीक है, बताओ जरा, ट्राई करो सभी लोग जी। और जो आएगी आपकी चेंज इन एनर्जी, वही होगी आपकी एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, सोच के देखो सीधा सीधा। और सिर्फ दो ऑर्बिट्स के बीच के एनर्जी के गैप को बोलोगे आप एक्साइटेशन एनर्जी। सिंपल है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी नहीं कर पाए उन्हें आगे मौका मिलेगा। आगे कहा जाता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एमिशन स्पेक्ट्रम यानी किसकी बात हो रही है? मान लो कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। ठीक है, ये बोल देता हूं n बराबर कोई n है और ये है n बराबर 1। तो पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन स्टेज इन हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट। क्या ये पूरे टाइम के लिए हायर एनर्जी ऑर्बिट में रहता है? नहीं, ये काफी कम समय के लिए हायर एनर्जी ऑर्बिट में पाया जाता है। कितने समय के लिए? फॉर अबाउट 1 शेक।
ठीक है ना, जो कि है लगभग 10⁻⁻8 सेकेंड। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वापस से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आने की कोशिश करता है। तो क्योंकि हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो लोअर एनर्जी स्टेट पे आने के लिए वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ आई बात? तो मान लेते हैं कि इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉन अगर नीचे आता है, तो वो एनर्जी गैप जो भी है इनके बीच का, उस एनर्जी का एक फोटोन रिलीज करता है, अ फोटोन ऑफ एनर्जी डेल्टा ई, जो भी एनर्जी का गैप हो। ठीक है ना, तो इससे आपको पता लग जाता है कि भाई किस किस वेवलेंथ का फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ होगा। और इन सभी वेवलेंथ्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। सभी को समझ आया क्या? पहले उसने एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था, और अब वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो उसे आप क्या देते हो, एमिशन स्पेक्ट्रम, उसे आप क्या देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना? हाँ ना, हाँ या ना बोलते रहो, थोड़ा ठीक लगेगा। यहाँ अगर हम बात करें एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, तो ये सबसे फेमस है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे पहले इसी का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया। ठीक है, तो इसके लिए जो ऑर्बिट्स थे, सबसे नीचे आपके पास N1 हो गया, फिर N2, N3, N4, 5, 6, ये गैप कम होता जाता है, और इस तरह से ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ मैं बोल दूँ N1, N2, 3, N4, 5 and 6 एंड n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। n इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि सबसे बाहर वाला शेल, जो कि मान लेते हो आप कहाँ पे है, सबसे दूर है। ठीक है ना? तो देखा गया कि जब हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन जंप करके अगर n बराबर 1 में आता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में आता है, तो किस तरह से आ सकता है? एक तो वो इस तरह से आ सकता है, ठीक है ना, या हो सकता है इससे नीचे वाले ऑर्बिट से नीचे आया हो, इस तरह से आ सकता है, इससे नीचे से आया हो, इस तरह से आ सकता है। कुछ इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फाइनली n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट में अगर आ रहा था, तो उस पूरी सीरीज को, इन सभी वेवलेंथ के कॉम्बिनेशन को बोला गया लाइमन सीरीज। ठीक है ना, इन्होंने कैलकुलेशन की थी इस सारी चीजों की, उनके नाम पे रखा गया लाइमन सीरीज। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से फाइनली n इज इक्वल टू 1 में आए, इलेक्ट्रॉन लैंड्स फाइनली इन n इज इक्वल टू 1, तो उसे हमने नाम दिया क्या, लाइमन सीरीज। ओके, सिमिलरली अगर आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आके n इज इक्वल टू 2 में गिरता है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, दो एक जैसे बन गए हैं, समझ सकते हो, मिटा देता हूं मैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो उसे उन्होंने नाम दिया बामर सीरीज। यानी कि जब डी एक्साइटेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन फाइनली लैंड करता है, फाइनली इन n इज इक्वल टू 2, तो उसे बोला गया क्या, बामर सीरीज। और इन सभी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर लिया गया, इन सभी एनर्जी गैप्स को क्या कर लिया गया, कैलकुलेट कर लिया गया। इसी तरह से कई सारी सीरीज आई, तो जैसे कि पता लग गया N1 लाइमन है, N2 बामर है, N3 को बोला गया पास्चन। ठीक है ना, फिर ब्रैकेट, फिर फंड और हम्फ्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर याद रखना थोड़ा जरूरी है। हाइड्रोजन के लिए सीधे सीधे बता दिया गया है कि अगर डी एक्साइटेशन के टाइम पे फाइनल ऑर्बिट आपको पता है, तो आप बता सकते हो कि वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो फोटोन रिलीज कर रहा है, वो किस सीरीज के अंदर लाई कर रहा होगा।
अब फोटॉन्स के बारे में हमें क्या पता है? फोटॉन्स तो एनर्जी के पैकेट्स हैं, उनके पास कोई रेस्ट मास तो है नहीं, ठीक है ना। क्या मैंने ये बताया है कि फोटॉन्स की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है पिछले लेक्चर में? क्या हमने कैलकुलेट किया था वो वेवलेंथ के साथ फोटॉन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाएगी? मैं देख ही लेता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं किसी को कुछ याद होगा। जी नहीं, अभी ये बात नहीं हुई है। चलो तो ये बात कर लेते हैं। तो बेसिकली आपको क्या पता लगा है? कुछ सीरीज का नाम पता लगा है। इनकी एनर्जी तो हम हमेशा याद रखते ही हैं। हाइड्रोजन के लिए सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी याद रखना आपके लिए जरूरी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सभी ऑर्बिट की जो एनर्जी है। जैसे ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी आती है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 में हमारे पास एनर्जी, टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद हमारे पास होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, चाहो तो लिख लो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भी तो हम फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे, -13.6 Z² / n² और n जो भी आप निकालना चाहते हो, ठीक है। तो आओ फोटॉन्स की बात कर ली जाए थोड़ी सी। बेसिकली डी एक्साइटेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। फोटॉन्स के बारे में हम क्या जानते हैं? फोटॉन्स बेसिकली हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी विद रेस्ट मास 0। फोटॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी से बने हुए हैं। इनका रेस्ट मास कुछ भी नहीं है, इनका मास क्या है? 0। अगर इनका मास 0 है तो क्या ये कभी चार्ज किए जा सकते हैं? नहीं, फोटॉन्स कभी भी चार्ज नहीं किए जा सकते क्योंकि इनके पास मास ही नहीं है। अच्छा, इनके पास मास नहीं है तो क्या इनके पास मोमेंटम हो सकता है? हाँ या ना लिखते जाओ भाई। फोटॉन्स के पास अगर मास नहीं है तो क्या इनके पास मोमेंटम हो सकता है? हाँ, दे हैव मोमेंटम, इनके पास मोमेंटम होता है, ठीक है ना। अब ये बात थोड़ी सी अलग है, तो यहां पे रोल आ जाता है किसका? डी ब्रॉगली का। बेसिकली डी ब्रॉगली ने क्या किया था? रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेव नेचर, पार्टिकल वेव नेचर ऑफ लाइट, इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसने लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश की थी। जैसा कि हमें पता है कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो जब पार्टिकल नेचर हम बोलते हैं तो हम बोल देते हैं वो फोटॉन से मिलके बनी हुई है कि नहीं। अब वेवलेंथ हम सभी को पता है, ठीक है ना। लाइट के लिए अगर मैं बोलूं तो आप लिख सकते हो c = f लैम्डा, है कि नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड c से लिखी जाती है, f जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है लाइट की और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो पहली चीज ये याद रखेंगे कि all photons travel at the speed of light, at the speed of light। सारे के सारे फोटॉन्स लाइट की स्पीड से हमेशा क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। खैर, डी ब्रोगली की रिलेशन क्या थी? डी ब्रोगली ने सिंपली ये बता दिया कि अगर आपके पास एक पार्टिकल है, अगर आपके पास एक पार्टिकल है जिसके पास मोमेंटम है p, तो आप उस पार्टिकल के वेव नेचर में उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, जिसे हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे और उसकी वैल्यू होगी भाई h/p। बात समझ आई? जहां लैम्डा है आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ, p है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो दुनिया का हर पार्टिकल, हम तुम ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वेव की तरह बिहेव करता है और उसकी वेवलेंथ में सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं किससे? इस रिलेशन से जो कि डी ब्रोगली ने दे दी थी।
P जहाँ पे मोमेंटम है, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, और H आपको पता ही है क्या है, H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, H की वैल्यू भी याद रखनी होगी हमें, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो खैर यहाँ हमारे लिए फोकस में कौन है, फोटॉन्स। फोटॉन्स की अगर मैं बात करूं तो फोटॉन्स हैव वेवलेंथ, लैम्डा उनकी होती है क्या, वेवलेंथ। हर फोटोन की कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो होगी, क्योंकि वो एक तरह की रेडिएशन है। तो उनका मोमेंटम भी आप बता सकते हो किससे, h बाय लैम्डा से, याद रखना। तो ये हो जाता है क्या, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो ऑल्दो फोटॉन्स का मास क्या बोला जाता है, 0, पर उनके पास मोमेंटम है। और आपको पता है किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मोमेंटम है और उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर चेंज किया जाए तो वो फोर्स भी अप्लाई करता है। तो लाइट की मदद से भी आप किसी ऑब्जेक्ट को घुमा फिरा सकते हो। ठीक है ना, जैसे कि हमें पता है कि जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज को हवा में लटका सकते हो, ठीक है ना, उसी तरह से आप लाइट की मदद से भी किसी ऑब्जेक्ट को हवा में लटका सकते हो अगर उसका फोटॉन्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो। क्लियर है। फिर किसी ने एक सवाल पूछा है, बड़ा ही बेतुका सवाल है। उन्होंने पूछा है फोटॉन्स के लिए P इक्वल टू एम वी वैलिड होता है या नहीं, बताइए जरा, आप बताइए। ये जो सवाल मुझसे पूछा गया है कि फोटॉन्स के लिए P इक्वल टू एम वी वैलिड होता है, मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए। जब मैंने आपको बता दिया कि फोटॉन्स का मास 0 होता है, तो P इक्वल टू एम वी फॉर्मूले में मास को 0 रखते ही आपका मोमेंटम 0 आ जाएगा। तो मेरी ये पूरी रामायण बताने का कोई मतलब ही नहीं निकला। तो कॉमन सेंस की बात है, जिसके पास मास नहीं है उसके लिए एम बी फॉर्मूला नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है। सुमित जी का डाउट आया है, जब फोटोन कैन नॉट बी चार्ज तो उसमें इनिशियल चार्ज कैसे रहता है। वाओ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग बंद कर देनी चाहिए। तो दूसरा फॉर्मूला यहीं पे आ जाता है कि मोमेंटम ऑफ अ फोटोन आप बता सकते हो h बाय लैम्डा, या इसको हम कह सकते हैं e बाय सी भी। ठीक है ना। E जहां पे क्या है, तो E है जहां पे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, और C है आपकी स्पीड ऑफ लाइट। कैसे आया, अभी एक सेकंड में आपको समझ आ जाएगा। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाए, एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकाली जाए। किसी फोटोन की एनर्जी कितनी है, आप ये कैसे कैलकुलेट करोगे। तो अगर फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा है तो एनर्जी ऑफ फोटोन बताई जाती है एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना। एच जहां पे वही आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। अब क्योंकि हमें पता है कि एच और सी दोनों कांस्टेंट हैं, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ गंदी सी आएगी। तो इसलिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा 12400 बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको लैम्डा पुट करना है किसमें, एंगस्ट्रॉम में, या इसी को आप कह सकते हो 1240 बाय लैम्डा। अगर आप नैनोमीटर में रख रहे हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इससे आपको एनर्जी सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगी। बात यह है कि जनरली हम फोटोन वोटोन की एनर्जी जिसकी भी बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। जैसे हमने हर ऑर्बिट की एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी मैं यूज कर सकता हूं। बात समझ आई। एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि द एनर्जी फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन
विथ वेवलेंथ 60 to 100 एंगस्ट्रॉम। तो आप क्या करोगे भाई, आप फालतू HC वाले फॉर्मूले में नहीं जाओगे, आप देखोगे एंगस्ट्रॉम में है तो सीधे 12,400 डिवाइडेड बाय 60 to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? बात समझ आई? सिमिलरली इसी फोटोन की अगर मैं आपसे पूछ लूं मोमेंटम, अगर मैं पूछ लेता हूं मोमेंटम ऑफ फोटोन अबव, तो वो भी आप बता सकते हो भाई। मोमेंटम जो हो जाएगा वो हमारा होता है h/λ या फिर E/c। तो मैं E निकाल ही चुका हूं, तो सीधे लिख देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c, तो 3 इंटू 10⁸ है, यानी 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 3 इंटू 10⁸ kg मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपके पास क्या, मोमेंटम। तो क्या फोटोन की बात हमें समझ आ गई है? बोलो भाई। तो अगर आपको फोटोन की एनर्जी पता हो तो आप उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हो, अगर आपको उसकी वेवलेंथ पता हो तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हो, है कि नहीं? ठीक है, चलो खैर, हम तो बात कर रहे थे किसी एमिशन स्पेक्ट्रम की। हमारा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी ऑर्बिट में चला गया है और अब वो नीचे आना चाहता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जितना भी दो ऑर्बिट्स के बीच का एनर्जी गैप होगा। ठीक है, चलो। तो अब डी एक्साइटेशन के लिए कितनी वेवलेंथ रिलीज की जा सकती हैं? डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में चला गया है। तो आपका इलेक्ट्रॉन अगर n बराबर 4 में चला गया है और वो डी एक्साइट होके n बराबर 1 में आना चाहता है, तो वो सीधा सीधा ट्रांजिशन कर सकता है n बराबर 1 में। इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होगा, जिसकी एनर्जी जो होगी वो एनर्जी 1/4 ये सिंबल में लिख देता हूं। बात समझ आ रही है? एनर्जी गैप बिटवीन n बराबर 1 एंड n बराबर 4 के इक्वल जो वेवलेंथ होगी उसके करस्पॉन्डिंग फोटोन यहां से रिलीज हो जाएगा। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या था? दूसरा रास्ता था कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां कूदता और फिर यहां से फिर डायरेक्टली यहां आ जाता। तो ये भी तो हो सकता था, हो सकता है वो डायरेक्टली डी एक्साइट ना हो। तो क्योंकि ये एनर्जी गैप अलग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होता, इसे मैं 3/4 कह देता हूं, और फिर इनके करस्पॉन्डिंग एक और फोटोन रिलीज होता जिसे मैं डेल्टा ई 3/1 कह देता हूं। सही है। और क्या हो सकता था? और हो सकता था कि फोटोन पहले यहां आता n बराबर 2 में और उसके बाद वो नीचे आ जाता, ये भी संभव है। तो ये क्योंकि एक अलग एनर्जी है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक फोटोन रिलीज होता, इसे 4/2 कह सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग भी एक फोटोन रिलीज होता, इसे डेल्टा ई 2/1 कह सकते हैं। अच्छा, क्या और कुछ हो सकता था? बोलो। हाँ, बिल्कुल हो सकता था। हो सकता है आपका फोटोन पहले एक स्टेप में यहाँ नीचे आता, फिर अगले स्टेप में यहाँ नीचे आता, और फिर फाइनल स्टेप में यहाँ नीचे आता। ये भी प्रोसेस हो सकता था। तो ये तो देखो रिपीटेटिव वेवलेंथ आ गई है। देखो, ये पहली बार आई है, ये पहले नहीं आई थी, तो ये डेल्टा ई 3/2 आ जाता, और ये भी फिर से रिपीट हुई है। तो टोटल कितने फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं? बेसिकली जो आपके पास हमेशा एक सैंपल होगा, ठीक है? अगर आपके पास एक सैंपल है, यानी ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम है, तो हर एटम में मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 में, तो किसी एटम में हो सकता है पहली वाली चीज हो रही हो, किसी एटम में हो सकता है दूसरी वाली चीज हो रही हो। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये पहली वाली चीज है। किसी एटम में हो सकता है ये हुआ हो, किसी एटम में हो सकता है ये हुआ हो, किसी एटम के अंदर ये हुआ हो सकता है,
और किसी एटम में फाइनल वाली चीज हुई हो सकता है कि नहीं? तो सब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ कितनी रिलीज हो सकती हैं ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है ना? तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी रिलीज होंगी, क्या मैं ये बता सकता हूं? तो इसके लिए सीधे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। क्या याद रखोगे आप याद रखोगे कि फॉर डी एक्साइटेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू n2 टू n इज इक्वल टू n1, हमेशा जरूरी नहीं है ग्राउंड स्टेट में आए। देखो अल्टीमेटली तो ग्राउंड स्टेट में आएगा ही, पर हो सकता है कोई आपसे ये पूछ ले कि नहीं बताओ n बराबर 6 से n बराबर 3 तक आने में कितनी डिफरेंट वेवलेंथ रिलीज की जा सकती हैं। कोई ये भी पूछ सकता है कि n बराबर 6 से n बराबर 3 तक ही मुझे मतलब है, वहां तक आने में कितनी डिफरेंट वेवलेंथ रिलीज की जा सकती हैं। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर कोई n2 से n1 में जाना चाहता है तो आप नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस जो बताते हो वो सिंपली बता सकते हो n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। समझ आई बात? ये फॉर्मूला आप याद रखें, ठीक है? अब मान लेते हैं कि n2 मान लो आपका कोई n है और n1 आपका 1 है। अगर ग्राउंड स्टेट में ही आ रहा है कोई और किसी n ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो फिर नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला थोड़ा सा सुंदर दिखने लग जाता है, n माइनस 1 बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, n माइनस 1 बाई 2। समझ आया? मैथमेटिक्स से आसान सी। मैक्सिमम डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस रिलीज बाय अ सैंपल, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर सबको? चलो भाई एक आध सवाल हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपको बताना है रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2। ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है? बस इसी को पहले बता दो। चलो देखें सॉल्यूशन, बड़ा ही आसान सा सवाल। रेडियस आपको चाहिए किसके अंदर, अभी ले दे रहे हैं लोग आंसर, चलो कर लो कर लो। चलो तो रेडियस हो जाएगी सिंपली हमारे पास कितनी, 0.529, ठीक है ना? जेड स्क्वायर, जेड हमारे पास क्या है 3 बाय एन यानी कि 3, आपको मिलेगा 1.58 एंगस्ट्रॉम के करीब। समझ आएगा सबको? अरे इसमें कोई डाउट फॉर्मूला है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे एक टर्म आती है जिसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी का? एक टर्म हमने देखी एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना? तो बेसिकली जो भी एटम होता है उसमें कुछ n बराबर 1 होता है आपका, एक n बराबर 2 होता है, इस तरह से ढेर सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना? यहाँ हम कह देते हैं n बराबर इन्फिनिटी। मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे लोएस्ट ऑर्बिट यानी कि ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है। अगर आप इसे कुछ एनर्जी देते हो फोटोन की मदद से, ऑब्वियसली आप अंदर एक फोटोन भेजोगे,
एग्जैक्ट एनर्जी गैप का भेजोगे तभी एब्जॉर्ब होगा। ये बात तो मैंने बता दी थी ना पिछले लेक्चर में, कि अगर एग्जैक्ट एनर्जी गैप का फोटोन भेजेंगे सिर्फ तभी एब्जॉर्ब होगा, वरना एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ भाई, तो मान लो कि आपने इस एनर्जी गैप की इक्वल भेजा है तो इलेक्ट्रॉन सेकंड में चला जाएगा, एक्साइट होगा। मान लो थर्ड में चला जाएगा तो एक्साइट होगा। अच्छा, इनकी एनर्जी भी लिख लेता हूं मैं। जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। जैसे ये हमें मिलता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें मिलता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं 12.09 दूंगा तो एक्साइट होके n बराबर 3 में चला जाएगा। कितनी एनर्जी में दूं कि इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए? द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन टू लीव द एटम and become unbound is called ionization energy, बात समझ आई? तो यो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, उसे मिनिमम में कितनी एनर्जी दूं ताकि वो अनबाउंड हो जाए, इलेक्ट्रॉन एटम के अट्रैक्शन से दूर चला जाए, तो उसे आप कहते हो आयोनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन टू रीच n इज इक्वल टू इंफिनिटी, सबसे दूर वाला जो ऑर्बिट है उसमें वो पहुंच जाए, यानी अल्टीमेटली एटम से बाहर निकल जाए। तो जो मिनिमम एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसे आप क्या कहते हो? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हो। अब यहीं पे ये समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक टर्म आपको समझनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, तो बात यह है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से क्या है? बाउंड है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो न्यूक्लियस से क्या है? बाउंड है। तो जब आपने एटम क्रिएट किया होगा, यानी कि जब न्यूक्लियस बीच में रखा गया होगा, इलेक्ट्रॉन को लाके उसके पास घुमाया गया होगा, तो बेसिकली किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में या किसी भी एटम को क्रिएट करने में, जब आप उस एटम को क्रिएट करते हो तो एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ आई? द एनर्जी रिलीज्ड while creating the atom is called binding energy, और क्योंकि हमने एनर्जी रिलीज की है तो यही हो जाती है सिस्टम की बेसिकली क्या? टोटल एनर्जी। बात समझ आ रही है आपको? तो कोई सिस्टम अगर बाउंड है, बाउंड सिस्टम होने का मतलब ये हुआ कि वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुका हुआ है, बाउंड है, उसके अंदर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हम कह देते हैं सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? जीरो, लेस देन जीरो होनी चाहिए। इसलिए आप देखो तो हर एक ऑर्बिट की जो टोटल एनर्जी आती है वो नेगेटिव आती है। तो ये नेगेटिव टोटल एनर्जी अल्टीमेटली आपको बताती है कि सिस्टम क्या है? बाउंड है। वहीं अगर किसी सिस्टम की या किसी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए तो ऐसे सिस्टम को हम कह देते हैं अनबाउंड सिस्टम। अनबाउंड सिस्टम यानी कि अब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है जो उसे बाइंड करके रख सके, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से दूर चला जाएगा। बात समझ आई? समझ पा रहे हो? तो ये चीज कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। इसको बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। अभी एटम के लिए तो ऐसा समझ लो कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो जब एटम बनाया गया था तब रिलीज हुई थी। तो अगर आपको एटम को तोड़ना है तो आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ आ रही है? जो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, यस इंडिविजुअल एटम, जो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जब उसे आपने बनाया होगा, इस एटम को बनाया होगा किसी ने भी दुनिया में, तो इतनी एनर्जी दुनिया के अंदर रिलीज हुई थी।
अगर आप उस एटम को अब तोड़ना चाहते हो तो आपको उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो टू ब्रेक एन एटम, टू ब्रेक एन एटम equal energy must be provided, energy must be provided। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने घुमाया n इज इक्वल टू 1 में, जैसे मैं ले लूं फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हमने घुमाया उसकी टोटल एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं इसे अनबाउंड करना चाहता हूं तो मुझे इसे कितनी एडिशनल एनर्जी दे देनी चाहिए? तो उसके लिए आप एक बस पॉइंट याद रखो, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी इज जीरो। इंफिनिटी की टोटल एनर्जी को हम क्या मानते हैं? जीरो, क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन पे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, और इन्फिनिटी पे जाके हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रुक भी जाएगा, यानी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे क्या है? जीरो है। तो अगर मान लो हाइड्रोजन के फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट में उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल एनर्जी थी, प्लस आपने उसको एक आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी, और अब वो रिलीज करके खुद को इन्फिनिटी पे पहुंच गया है, यानी उसकी टोटल एनर्जी क्या हो गई होगी? जीरो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपको कितनी मिल जाती है? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ आई? तो बेसिकली किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर आप इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को जीरो कर देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन अनबाउंड हो जाएगा, एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, और हम कह देंगे कि एटम क्या हो गया है? आयोनाइज हो गया है। तो इसे कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हुई क्या बात? क्लियर हुई क्या बात? तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगी? प्लस टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है ना। टोटल एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको पता है तो आप उस ऑर्बिट की आयोनाइजेशन एनर्जी बता सकते हो। क्लियर है? ठीक है ना। एक और आइडेंटिकल टर्म आपने सुनी होगी जिसे कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसे कहा जाता है? अब आपको एक चीज पता है कि मान लो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V वोल्ट का, और अगर Q चार्ज को इससे एक्सेलरेट कराया जाए, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस से Q चार्ज को एक्सेलरेट कराया जाए, तो तब Q चार्ज इस डिस्टेंस को कवर करेगा, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करेगा when charge Q is accelerated by potential difference V, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है? बता सकते हो आप? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाती है, या एनर्जी ऑफ चार्ज Q कितनी हो जाएगी? वो हो जाती है Q इंटू वी। पता है हमें? तो बस आयनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है वो पोटेंशियल जिससे किसी भी चार्ज को एक्सेलरेट कराने पर उस चार्ज की एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाए। द पोटेंशियल दैट कैन गिव एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो बस आयोनाइजेशन एनर्जी ये इक्वल हो जाएगी E टाइम्स आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी बाय E डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए अगर मैं बोलूं, फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट के लिए अगर मैं बोलता हूं
तो आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, फर्स्ट बोर ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी अभी हमने निकाली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय ई, यानी कि 13.6 वोल्ट। ये हमारा आंसर है। बात समझ आई? क्लियर है क्या? अगर आपने थोड़ा बहुत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है केमिस्ट्री में तो यही चीज वर्क फंक्शन कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है ना? खैर जब आएगा तब हम बात करेंगे। क्लियर हुआ क्या? तो पूरी कहानी किस चीज के अलोंग रिवॉल्व कर रही है? एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर मैं पूरा समराइज करूं आपके लिए, तो पहली बात तो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि फॉर्मूले पे हों, कि बोर की nth ऑर्बिट का रेडियस क्या है, उसमें वेलोसिटी क्या है, ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वो उसके लिए आपको फॉर्मूला याद करना है, प्रोपोर्शनलिटी याद करनी है z और n के साथ। मेन जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ट्रांजिशन के अंदर, वो बस इस चीज पे आता है। आप एक चीज याद रखो, अगर कोई फोटोन बाहर से आ रहा है, उसके पास एग्जैक्ट एनर्जी गैप की इक्वल एनर्जी है, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब हो सकता है और किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा सकता है। अगर यही एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वल हो गई तो वो एटम छोड़ के बाहर भी जा सकता है। पर मान लो कि अगर वो हायर एक्साइटेड स्टेट में गया है, वहां पे रहता है वो बहुत कम समय के लिए, और उसके बाद वो वापस से नीचे ट्रांजिशन करना स्टार्ट करता है। जब वो नीचे ट्रांजिशन करेगा तो वो एनर्जी को बाहर रिलीज करेगा, जिससे एमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा। एमिशन स्पेक्ट्रम में फोटॉन्स होते हैं, फोटोन की एनर्जी एच बाय लैम्डा से निकलती है, मोमेंटम एच बाय लैम्डा से निकलता है। समझ आ रही बात? बस ये सारी चीजें हमने पढ़ी। चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है ना? चलो पहला क्वेश्चन है जैसे फाइंड एमिटेड वेवलेंथ, फाइंड एमिटेड वेवलेंथ in helium plus when electron de-excites from n is equal to 3 to n is equal to 2। ठीक है ना? करो। ठीक है, तो देख लो एक बार, पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। एक एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन की क्या एनर्जी होगी? तो मान लेते हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू n2 में है, और वहां से वो n इज इक्वल टू n1 में ट्रांजिशन करना चाह रहा है, इस तरह से। तो वो एक फोटोन रिलीज करेगा ई एनर्जी का। तो वो ई एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? सिंपली हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, बेसिकली दोनों एनर्जी की ऑर्बिट का डिफरेंस। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन डेल्टा ई, जिसे मैंने ई नाम दे दिया है यहाँ पे, उसे मैं सिंपली कह सकता हूँ E2 माइनस E1, और वो हमें मिलता है 13.6 जेड स्क्वायर ऑन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। यह है एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन। ठीक है ना? अब क्योंकि एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं, तो यही चीज हो जाती है एच सी बाय लैम्डा इज 13.6 जेड स्क्वायर, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी है। ठीक है ना? अब 13.6 जो वैल्यू आई है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, आर सी एच भी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं? तो वही मैं वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया एच सी बाय लैम्डा, ये होना चाहिए आर सी एच, आर जहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये मैंने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को टर्म्स में लिख दिया है। तो सी सी जो है हमारा कट जाता है, एच एच भी हमारा जो है कट जाता है, और सिंपली जो फॉर्मूला आपको यहाँ से मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/लैम्डा इज सिंपली आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो अगर आपको सिर्फ वेवलेंथ निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, रादर देन एनर्जी निकाल के और फिर उसकी वेवलेंथ निकालें। हालांकि वो भी आसान है, क्योंकि आपको पता है कि भाई एनर्जी
और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन सीधी सी है, वो है 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ये रिलेशन भी हम यूज कर सकते हैं, पर मैं चाहूंगा कि अगर एनर्जी पूछी जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज करें, और डायरेक्टली अगर आपसे लैम्डा पूछा जाए तो फिर ये फॉर्मूला यूज करें। और आर की वैल्यू हमें पता ही होती है कितनी होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। प्लीज नोट कर लो इसे। हो गया? अरे बोलो हो गया कि नहीं? ठीक है, तो बेटर होता है वैसे तो जनरली, क्योंकि ऑप्शंस रहेंगे नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में, तो बेटर होगा कि हमेशा क्या करो, डेल्टा ई कैलकुलेट करो, और डेल्टा ई से इस फॉर्मूले को यूज करके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में। पर अगर मीटर के अंदर दिया गया है तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना चाहिए, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला। ठीक है ना? चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसे ट्राई। हाँ भाई, तो 13.6 इंटू जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी हाइड्रोजन के लिए? 2। तो 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा कितना? 13.6 इंटू 4 इंटू 1/4 माइनस 1/9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आ गया? 13.6 इंटू 4/36 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको वेवलेंथ चाहिए तो डायरेक्ट 1240 अपॉन एनर्जी पुट कर देता हूं मैं, 13.6 इंटू 20 इंटू 36, यह आएगा हमें नैनोमीटर में, अप्रॉक्सीमेटली 164 नैनोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट wavelength largest and shortest wavelength in Lyman series of hydrogen। बताइए। ओके देखो, तो लाइमन सीरीज यानी कि n बराबर 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एक चीज याद रखो आप, एनर्जी अगर फोटोन की बढ़ती है तो वेवलेंथ घटती है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है इनके बीच में। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? जब मिनिमम एनर्जी होगी। मिनिमम एनर्जी ये हो सकती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट वेवलेंथ है यानी लैम्डा मैक्स, और मिनिमम मैक्सिमम एनर्जी यहाँ आएगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम वेवलेंथ है, ये होगा लैम्डा मिनिमम। ठीक है ना? तो आपको तो पता ही है, अगर हम बोलें डेल्टा एनर्जी गैप बिटवीन 1 एंड 2, तो वो आता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सिमिलरली डेल्टा ई 1 और इन्फिनिटी का तो आएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू मैं क्या कह सकता हूँ, वो आ जाएगी 12400 अपॉन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको मिलेगा 1215 एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा मिनिमम की बात अगर हम करें तो वो आएगा 12400 बाय मिनिमम एनर्जी कितनी है, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी, ताकि लैम्डा मिनिमम आए, वो हो सकती है 13.6। तो ये मिलेगी आपको 911 एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट किसी को? बोलो अगर किसी को कोई डाउट है तो। तो क्वेश्चन है द सरकमफरेंस ऑफ थर्ड पोर्स ऑर्बिट is 2 pi r. Find de Broglie wavelength of electron. De Broglie wavelength of electron in it. बताओ। ठीक है, तो अगर आपको स्टैंडिंग वेव वाला कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए थर्ड ऑर्बिट के लिए जो लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 लैम्डा 2 पाई आर। तो लैम्डा मिला आपको 2 पाई आर बाय 3। बोर ऑर्बिट में स्टैंडिंग वेव बनती है, इसके ऊपर बेस्ड था ये। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, आपको बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 540 नैनोमीटर 540 नैनोमीटर emitted per second by a bulb of power 100 watt। ठीक है, h की वैल्यू आपको लेनी है 6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ट्राई करो। चलो देखो, तो लैम्डा आपको दिया गया है। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। अब क्योंकि हमें नंबर निकालना है तो फाइनली सभी कुछ को ऐसा यूनिट में पुट करना ही पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एच सी बाय लैम्डा। ठीक है ना, ये हो गई एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। बल्ब के बारे में अगर बोला जाए तो बल्ब की पावर 100 वॉट है, यानी कि 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड में बल्ब जो है एमिट करता है। तो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास 1 सेकेंड में? टोटल एनर्जी है 100 जूल। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएंगे टोटल एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, जो कि है एच सी बाय लैम्डा। सिंपली पुट कर दो, 100 इंटू लैम्डा हो गया 540 इंटू 10 टू द पावर -9 नैनोमीटर। h है 6 इंटू 10 टू द पावर -34 और c है 3 इंटू 10 टू पावर 8। ये आपको मिलेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 20। कोई डाउट किसी को? तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में। ठीक है ना, किस तरह का कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। ये सब तो मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एक बार रिवाइज करोगे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आज एंड करते हैं यहीं पे, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।